आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम तरुण ग्रोवर है और आज की क्लास के अंदर हम एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आरसी को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने कभी भी मॉक टेस्ट दिए हैं या कभी आपने प्रीवियस ईयर सेट्स लगाए हैं या कभी कोई प्रैक्टिस सेट्स लगाया हो तो उसमें आपने आरसी सॉल्व बहुत बार किए होंगे। तो वहां पे क्या रहता है कि आरसी आपको दिया होता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं और आंसर्स के फॉर्म में बस A B C D E ये दिया होता है। ये नहीं बताया होता है कि इसका आंसर ये है तो ये क्यों है, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी वहां पे नहीं होता है। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब है कि वहां पे हमें ये नहीं बताया होता है कि की पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। हमें वहां ये नहीं बताया होता है कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन की कैटेगरी कौन सी है, ये इन्फ्रेंस बेस्ड है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, हमें नहीं बताया होता है। हमें ये भी नहीं बताया होता है कि इसकी टोन क्या है, इसकी पैराफ्रेजिंग क्या है, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होता है। तो जिसके चलते क्या होता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है आरसी को लेके। अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं होगी तो उसे सोल्व करने में, चीजें सीखने में मजा नहीं आएगा। तो आज मैं आपको आरसी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ये प्रीलिम्स लेवल का आरसी है, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, मैं कह रहा हूँ पोस्टमार्टम इसका कर देंगे आज। इसमें हम क्या क्या चीजें डील करेंगे, ये सारी चीजें हम डील करेंगे। एक तो हम पैराफ्रेजिंग करेंगे, जो आरसी लिखा हुआ है मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा भी। उसके बाद पैराग्राफ वाइज समरी है, ये भी बताऊंगा। की पॉइंट्स भी बताऊंगा कि की पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं। टाइटल पूछा हो या ना पूछा हो, हम टाइटल भी बताएंगे, मेन आइडिया भी, टोन भी, और क्वेश्चन और उसका टाइप कौन सा है। क्वेश्चन का टाइप का मतलब है कि वो मेन आइडिया वाला है, टाइटल वाला है, इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, इन्फ्रेंस बेस्ड है, लॉजिकल रीजनिंग है। समझ में आ रही है मेरी बातें? ये सारी कंप्लीट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट हैं और जेन्युइनली आप चीजों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। यूं नहीं कि बीच में आपने अधूरा देखा और आप सोचे हाँ मुझे आ गया, या ये चीजों में ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। क्योंकि देखो, चीजें समझाने में, डिटेल्ड एनालिसिस करने में टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 2-4 मिनट की कहानी नहीं है कि वो मेरे से नहीं होगा कि आइए चलो मैं आपको 5 मिनट में बिना पढ़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करवा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है जी। डिटेल में आ जाइए, सीखने की कोशिश करते हैं। बाकी अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है जी, करें शुरुआत। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने एक वीडियो मैंने और बनाई थी कि स्ट्रैटेजी टू सोल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है और रीडिंग को कैसे अपनी इंप्रूव किया जाता है, तो आप वो चीजें भी देख सकते हैं, आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रहेगी। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जब भी हम आरसी को सोल्व करते हैं तो हमें पहले क्वेश्चंस पे नजर डालनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है कि आरसी के अंदर हमें किस किस चीज पे फॉलो करना है। लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे क्वेश्चंस हमारी हेल्प नहीं करते, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीट मेन आइडिया पे बेस्ड होते हैं। तो वो मेन आइडिया वाले क्वेश्चन आप कब कर पाओगे? जब आप कंप्लीट आरसी पढ़ पाओगे। या फिर जो इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं वो कब कर पाओगे? जब कंप्लीट आरसी पढ़ पाओगे। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी आरसी के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। तो पहले उन्हीं को देख लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या नहीं है, ताकि हमें हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, बाहर से अगर कुछ आपको आवाज आ रही है, कुछ नॉइज आ रही है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका टोन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये तो पूरा पढ़ने के बाद ही पता लगेगा, समझ में आ रही है बातें। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ये भी पूरा पढ़ने के बाद और पर्टिकुलर उस पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा जहां पे ये सेंटेंस आया, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद बात करते हैं मेन आइडिया। लो, इससे भी कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ सर्टेन क्वेश्चंस ही होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप पर्टिकुलर इस चीज पर फोकस करेंगे आरसी के अंदर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज पैक गुड्स इन ओवरसाइज्ड बॉक्सेस। जो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं वो सामान को बड़े बड़े बक्सों में क्यों पैक करती है, ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर फोकस करना है। इनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट क्वेश्चन और इनका आंसर आपको मिल ही जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टेलर रोल का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू पैसेज। इसको भी आपने देखना है। देखो, स्टेलर रोल का हो सकता है कि मीनिंग आपको पता हो, लेकिन उसने बोला है पैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन द राइटर इज टॉकिंग अबाउट। कहने का मतलब है इनोवेशन के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है राइटर। इस चीज पे भी हम फोकस करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ये तो पूरा पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चंस पर नजर डाल ली, आपने नोट कर लिया होगा। नोटबुक पेन निकाल के नोट करनी थी ये चीजें, ऐसे नहीं कि माइंड माइंड में रखनी है। कोई हमारा चिट्ठी का दिमाग नहीं है कि हमारे माइंड में कोई मेमोरी कार्ड है, सब सेव कर लेंगे। पेन पेपर का यूज आपने करना है, एग्जामिनेशन में भी मिलता है, उसका भी यूज करना है। यूं नहीं कि सब दिमाग दिमाग से आपने करना है, इसको ध्यान रखिएगा। चीजें बहुत कन्वीनियंट हो जाती हैं। तो आपके सामने अभी आरसी है, तो इसे पहले हम रीड करेंगे, पहले आप रीड करेंगे।
वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं अपनी वीडियो यहाँ से हटा देता हूँ साइड से, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पहले रीड कीजिए। मैं आपको 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए हटा रहा हूँ मैं एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके आरसी को एक बार रीड कर लिया होगा। अपने हिसाब से जैसा आपने रीड करना था मैं सब समझाऊंगा अभी आपको। तो चलिए फिर मैं ही सिखाने की कोशिश करता हूं आपको। मैं पैराफ्रेजिंग करता हूं। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि यहां से लेकर यहां तक जो आरसी लिखा हुआ है इसे आसान भाषा में समझाना, अपनी भाषा में, इजी लैंग्वेज में। और समरी होती है वो इंग्लिश में लिखी होती है, पैराग्राफ वाइज समरीज, ठीक है। और की पॉइंट्स, कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स, इसके जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं वो होते हैं। तो चलिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। करें शुरुआत। क्या सब लोगों को मेरी वीडियो दिखाई दे रही है? उम्मीद करता हूँ वीडियो दिखाई दे रही होगी। नहीं दे रही होगी तो मैंने शायद क्लिक कर दिया है, मुझे लगता है कि आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम पूरे आरसी के जितने भी पैराग्राफ हैं उनको डील करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहां से भी मुझे वीडियो हटानी पड़ेगी क्या? लीजिए मैंने फिर से हटा दी, सामने देखेंगे। अब क्या लिखा हुआ? एज Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील एंड अदर ई-कॉमर्स फर्म्स plunge into the mega shopping festivals, they delight consumers but they also ruin the environment with careless overuse of packaging material and no thought to recycling। क्या कहने का मतलब है? कह रहा है जो बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स की जो फर्म्स होती हैं जैसे कि पेटीएम, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी हैं, ये क्या करती हैं? आपने देखा होगा अक्सर मेगा शॉपिंग फेस्टिवल्स को अरेंज करवाती हैं। अभी आपने देखा होगा दिवाली पे ऑफर्स आते हैं, होली पे ऑफर्स आते हैं, न्यू ईयर पे आते हैं ना। तो उससे क्या होता है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमारी ई कॉमर्स फर्म्स हैं ये एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं उस दौरान, और वैसे भी बहुत पहुंचाती हैं। कैसे पहुंचाती हैं? विद केयरलेस ओवर यूज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल एंड नो थॉट टू रिसाइकलिंग। आपने देखा होगा आप कोई भी चीज जब मंगाते हैं, भले आप शैम्पू की बोतल मंगा लीजिए, कि प्लास्टिक इतना ज्यादा उसके ऊपर रैप अप करके देते हैं, देखा है आपने। तो उससे क्या होता है, जब कोई फेस्टिवल आता है तो बहुत ज्यादा सामान परचेज किया जाता है, तो बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज होता है। बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज होता है तो भैया केयरलेसली यूज होता है, और वो ऐसा प्लास्टिक यूज करते हैं जिसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट को नुकसान होता है। ठीक है जी, चले आगे। ई कॉमर्स कंपनीज पैक गुड्स इन ओवरसाइज बॉक्सेस। आपको याद है कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था ओवरसाइज बॉक्सेस वाला? तो फोकस करिएगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज गुड्स को ओवरसाइज बॉक्सेस में पैक करती हैं। Swaddled in a single-use plastic blown up into different kinds of air-filled cushioning, all of which go straight into the waste bin and further on into लैंडफिल्स। वो बता रहा है कि क्या करती है ई कॉमर्स कंपनीज, गुड्स को पैक करती हैं बड़े बड़े बॉक्सेस में। स्वेडल का मतलब होता है रैप अप करना, जो प्लास्टिक को हम लपेटते हैं। और क्या रैप अप करती हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक को करती हैं। और आपने देखा होगा उसके आसपास एयर फिल्ड कुशनिंग भी होती है। प्लास्टिक को इतना ऐसे मतलब हवा भर देंगे उसके अंदर, वो पटाखे से जो हम फोड़ते हैं, आपने देखा होगा। और जिससे क्या होता है, ऑल ऑफ विच गो स्ट्रेट इनटू द वेस्ट बिन। अच्छा, इसे सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों बोला है? क्योंकि ये प्लास्टिक दोबारा यूज नहीं होता है। आ गई मेरी बात समझ में? और फिर उसको हम वेस्ट बिन में डालते हैं क्योंकि दोबारा यूज तो हो नहीं सकता है। और फिर वो वेस्ट बिन से कहाँ जाता है? लैंडफिल में जाता है। क्योंकि आपने जब उसे डस्टबिन में डाल दिया तो डस्टबिन को फिर, डस्टबिन में जो कचरा है उसे एमसीडी वाले लेने आएंगे। एमसीडी वाले वो कचरे को लैंडफिल में फेंक देते हैं। लैंडफिल क्या होता है? ये जो कूड़े का जो बड़ा सा पहाड़ होता है, देखा होगा आपने, आपके घर के आसपास हो, कभी दिल्ली में जहांगीरपुरी के आसपास है, जहाँ चील कौवे मंडराते रहते हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते रहते हैं ऊपर, तो वहां पे चला जाता है, जिससे अल्टीमेटली रिसाइकल नहीं होता है और एनवायरमेंट को नुकसान करता है। और लिखा भी हुआ, इट एग्रेवेट्स द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। पहले से इन्वायरमेंट में इतने क्राइसिस हैं उसको और बढ़ा देता है ये। एंड इज रिसोर्स इनएफिशिएंट। अब ये जो टर्म है ना, ये बहुत बच्चों के सर के ऊपर से चली जाती है, रिसोर्स इनएफिशिएंट, क्योंकि इसका फिगरेटिव मीनिंग समझना आपको जरूरी है, लिटरल मतलब नहीं। आ जाइए सीखने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले आप जानिए रिसोर्स इनएफिशिएंट से पहले रिसोर्स एफिशिएंट या फिर रिसोर्स एफिशिएंसी क्या होती है। रिसोर्स एफिशिएंसी इज द मैक्सिमाइजिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी, materials, staff, and other assets that can be drawn on by a person or organization in order to function effectively with minimum wasted resource expenses. It means using the Earth's limited resources in a sustainable manner while minimizing environmental impact. अगर आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो रिसोर्स एफिशिएंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसे फ्लो में लेके आ रहे हैं और उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो रिसोर्स इनएफिशिएंट है।
रिसोर्स एफिशिएंट का मतलब कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना आपके प्रोडक्ट से, और रिसोर्स इनएफिशिएंट का मतलब कि एनवायरनमेंट को नुकसान होना। तो आपने ध्यान से देखा, नोट किया, उसने कहा प्लास्टिक जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस करता है और साथ साथ रिसोर्स इनएफिशिएंट होता है, मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान करता है। उम्मीद करता हूं मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आज ये इंग्लिश में समरी पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़िए, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। This talks about the big e-commerce firms and how these firms during their mega shopping festival bring ruin to the environment apart from making their customers happy। कि कैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स फर्म्स क्या करते हैं, मेगा शॉपिंग फेस्टिवल करवाते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान करते हैं, लेकिन कस्टमर्स को बहुत खुश कर देते हैं सस्ते सस्ते दामों पे चीजें बेच के। बेसिकली द आइडिया प्रेजेंट इन दिस पैराग्राफ क्या आइडिया है कि लॉट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड हो रहा है अननेसेसरीली, जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करता है। ये क्रक्स था इस पैसेज का। अगर हम की पॉइंट्स देखें पूरे पैसेज की कि यहां से लेकर यहां तक हम मोटे मोटे वर्ड्स कौन से निकाल सकते हैं। देखो, एग्जामिनेशन में आपने ये चीज नहीं लिखनी है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया ताकि डिटेल्ड एनालिसिस आपको समझ में आए। एग्जामिनेशन में आपने ऐसे ऐसे मोटे मोटे की पॉइंट्स नोट करने हैं। अब देखो यहां से क्या क्या की पॉइंट्स निकल सकते हैं। देखो यहां, देखो सामने, देखो ई-कॉमर्स फर्म्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट हार्म द एनवायरनमेंट थ्रू पैकेजिंग विच इंक्लूड्स, कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, हार्म करती हैं पैकेजिंग के थ्रू। और कैसे करती हैं, क्योंकि ओवर यूज होता है पैकेजिंग का, रिसाइकलिंग पे ध्यान नहीं होता है, बड़े बड़े बक्सों में करती है, लॉट ऑफ प्लास्टिक होता है। तो ऐसे ऐसे की पॉइंट्स आपने निकालने हैं जिससे आपको याद रहे कि पैसेज में क्या बात हो रही थी। समझ में आ रही है बातें। और दूसरा की पॉइंट क्या निकल सकता है, दिस माइंडलेस यूज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, जो कि नुकसान करता है। तो आप अपने शब्दों में भी की पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये तो मैंने अपने शब्दों में निकाले और थोड़े से ज्यादा निकाले, आप कम कम भी लिख सकते हैं, डॉक्टर की राइटिंग भी यूज कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। चलिए, और की पॉइंट्स निकालना बहुत जरूरी है, वरना बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव ऑन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पढ़िए बच्चे क्या लिखा हुआ। The e-commerce packaging industry was estimated to be worth 32 billion in 2015 and conservatively projected to grow to 73 billion dollar by 2020। क्या मतलब है कि भैया ये जो ई-कॉमर्स पैकेजिंग इंडस्ट्री है ना, इसकी वर्थ कितनी है, 32 बिलियन थी 2015 में, और बचा बचू गई अब 2020 तक कितनी हो गई है, 73 बिलियन डॉलर हो गई है। देयर इज नो फॉर्मल असेसमेंट ऑफ द शेयर ऑफ द प्लास्टिक, कि कितना प्लास्टिक यूज होता है इंडस्ट्री में ये हमें नहीं पता है, कोई फॉर्मल असेसमेंट नहीं है, कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है, गिवन द यूज ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्लास्टिक्स, थर्माकोल, बबल रैप, एयर पैकेट्स एंड मास्किंग टेप यूज्ड, द शेयर ऑफ प्लास्टिक इज कंसिडरेबल। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हमें नहीं पता कि प्लास्टिक का शेयर कितना है, कितना ज्यादा यूज होता है, लेकिन जैसे हम कोई ना कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं और देखते हैं उसमें मल्टीपल लेयर्स यूज हो रखी होती है प्लास्टिक की, थर्माकोल भी लगा होता है, बबल रैप भी होता है, एयर पैकेट्स भी होते हैं, मास्किंग टेप भी होती है, जिससे कि ये पता लगता है कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं पता इंडस्ट्री में कितना यूज हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा, कंसिडरेबल मतलब बहुत ज्यादा। पैकेजिंग इज वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया। भैया प्लास्टिक इंडस्ट्री प्लास्टिक से ही तो चलेगी ना, तो वो यही है, उसकी ग्रोथ का कारण प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ का कारण प्लास्टिक ही है हमारे इंडिया में। मिनिमाइजिंग डैमेज टू प्रोडक्ट्स इज इन ट्रांजिट इज ए लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव। देखो क्या मतलब होता है इतने सारे प्लास्टिक यूज करने का, वो ये कहना चाह रहा है कि डैमेज प्रोडक्ट को कम से कम हो ट्रांसपोर्ट के अंदर। ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्ट के अंदर जो सामान को इधर से उधर ले जाया जाता है, जब आप कोई चीज मंगाते हैं ट्रांसपोर्ट से तो आता है, तो डैमेज बहुत कम हो प्रोडक्ट्स को आपके, ये ऑब्जेक्टिव होता है इतना सारा प्लास्टिक यूज करने का। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, बट होली नॉन फ्रेजाइल गुड्स मेड ऑफ से क्लोथ ऑल्सो गेट एज मच कुशनिंग एज अ पीस ऑफ चाइना। कह रहा है लेकिन एक कपड़े का मटेरियल जिसके डैमेजिंग का कोई सेंस नहीं है, जो डैमेज हो ही नहीं सकता, उसको भी इतना ही प्लास्टिक रैप अप करके देते हैं जितना कि एक चाइना वेयर को देते हैं, जितना चीनी बर्तन, जो क्रॉकरी लगा लो, ग्लास आइटम लगा लो, उस पे भी उतनी कुशनिंग होती है, नॉर्मल पे भी होती है। तो ये गलत चीज है ना भाई, एनवायरमेंट को नुकसान कर रही है ये चीजें। Why should the same company deliver 3 different orders in 3 different packets? अब आपको भी पता है, देखो डिफरेंट बाय 3 डिफरेंट डिलीवरी व्हीकल्स। आप अगर आपने कोई चीज मंगाई है, बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे मैंने अमेजोन से 2 किताबें मंगवाई, ठीक है, अब कभी कभी होता है कि एक बुक को अलग इंसान लेके आ रहा है और एक बुक को अलग इंसान लेके आ रहा है, जबकि एक ही दिन मैंने ऑर्डर किया, लेकिन एक बुक आ रही है मान लो 2 दिन बाद और एक बुक आ रही है 4 दिन बाद। अब उसकी पैकेजिंग अलग होगी और जो 4 दिन बाद आ रही है उसकी पैकेजिंग अलग होगी। तो देखो नुकसान कंपनी को हुआ कि पैकेजिंग ज्यादा करनी पड़ रही है, डिलीवरी बॉय को खर्चा ज्यादा देना पड़ रहा है, और अल्टीमेटली वो पैकेजिंग से फिर एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है। तो ये अपने प्रोसेस को क्यों नहीं सुधारते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? वही तो बोल रहा है कि व्हाई शुड द सेम कंपनी डिलीवर 3 डिफरेंट ऑर्डर्स इन 3 डिफरेंट पैकेट्स।
क्यों करते हैं ऐसा? डिलीवर्ड बाय 3 डिफरेंट डिलीवरी व्हीकल्स, ऐसा क्यों होता है? आगे बोल रहा है क्या इतना हार्ड है अपने एल्गोरिथम को ये करना ताकि पैकेजिंग और डिलीवरी के प्रोसेस को मजबूत किया जा सके? क्या इतना हार्ड है उनके प्रोसेस को ये करना? क्या करना? ये तो क्वेश्चन ही था हमारा, इसे हम पढ़ के बाद ही पता लगेगा, ठीक है, पढ़ने के बाद। आगे बोल रहा है व्हाई नॉट ऑफर टू टेक बैक द कार्टून्स एंड पैकेजिंग मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग इफ नॉट रीयूज। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही मैं कोई डिलीवरी बॉय है, वो आपके पास सामान लेके आया, ठीक है, तो क्यों नहीं ऐसा करता कि वो जो पैकेजिंग है सारी वो वापस लेके जाता, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। अगर रीयूज नहीं कर सकते तो रिसाइकलिंग तो कर दो एटलीस्ट, क्यों उसके पास वहीं छोड़ देते हो वो पैकेजिंग कस्टमर के पास? तो कह रहा है गिवन इट्स कमर्शियल सक्सेस द ई कॉमर्स सेक्टर मस्ट नाउ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। कह रहा है कि आप कमर्शियली सक्सेस तो हो गया ई कॉमर्स सेक्टर, ये Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ये स्नैपडील है, ये सब कॉमर्शियली सक्सेसफुल हिट रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें सस्टेन करना है, आने वाले टाइम में भी चाहते हैं कि इनकी कंपनी बढ़िया चलती रहे, तो इनको प्लास्टिक के ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही ये प्लास्टिक यूज करते रहे तो इन्वायरमेंट को नुकसान करेंगे, तो अल्टीमेटली सरकार इनके बिजनेस पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालेगी, इन्हें रोकने की कोशिश करेगी। तो अगर ये सस्टेन करना चाहते हैं अपने आप को, तो इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समझ में आया? ये होती है बच्चे पैराफ्रेजिंग, ये मैंने अपने लैंग्वेज में समझाई। अब देखो इंग्लिश में इसकी समरी क्या है, फिर की पॉइंट्स देखते हैं। इसको हम कहते हैं बच्चे डिटेल्ड एनालिसिस, और यही एक सही तरीका है आरसी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, और बच्चे पढ़ते ही नहीं है ऐसा। चलिए आ जाइए। दिस पैसेज टेल्स अस, क्या बताता है? द वर्थ ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री, कितनी वर्थ है ऊपर देखो ना, 32 बिलियन और 73 बिलियन, ठीक है, हैज इंक्रीज्ड हुई है 5 साल में। इट देन गोज ऑन टू नेम अ फ्यू पैकेजिंग मटेरियल विच आर यूज्ड माइंडलेसली, बता रहा ना कि बबल रैप, ये सारी चीजें यूज होती हैं, और टेल्स अस दैट इट इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज दैट दे आर पैक्ड इन सच अ वे। कह रहे इतने ज्यादा पैकेजिंग इसलिए की जाती है क्योंकि डैमेज ना हो प्रोडक्ट। तो हमने बताया भैया क्लॉथ वाले को क्या डैमेजिंग होगी। ऑल्सो द पैराग्राफ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन करता है कि ई कॉमर्स कंपनीज अबाउट व्हाई दे डू नॉट पैक डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द सेम पैकेट, क्यों करते हैं ऐसा? इफ इट इज टू बी डिलीवर्ड एट द सेम एड्रेस एंड व्हाई देयर आर डिफरेंट डिलीवरी बॉयज फॉर द सेम एड्रेस, क्यों है ऐसा? फिर सजेशंस देता है ये पैराग्राफ कि कंपनी को अडॉप्ट करने पड़ेंगी कुछ स्ट्रेटजीज ताकि प्लास्टिक का यूज मिनिमाइज हो सके। ये तो मैंने बताया, एग्जामिनेशन में आपने ऐसे लिखना है, ये वाले की पॉइंट्स छोटे 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 कि भैया वर्थ ऑफ ई कॉमर्स पैकेजिंग इंडस्ट्री कितनी, $32 बिलियन 2015 में, $73 बिलियन 2020 में। पैकेजिंग जो है वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स है प्लास्टिक इंडस्ट्री का, प्लास्टिक इंडस्ट्री पूरी पैकेजिंग से चलती है। आपको याद होगा, देखो मेन ड्राइवर्स ये बात हुई थी, समझ में आ रही है? कंपनीज शुड कंसोलिडेट पैकेजिंग एंड डिलीवरी, अपने प्रोसेस को उनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि अलग अलग जो हम एक डिलीवरी अलग अलग तरीके से आ रही है वो एक ही बार आए और पैकेजिंग कम हो थोड़ी सी। ई कॉमर्स को फोकस करना पड़ेगा किसके ऊपर? सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। समझ में आई चीजें? पक्का। चलिए लास्ट पैराग्राफ है, हम आगे चलते हैं और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन। अब ये कंपनीज के लिए एक इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी है। अब देखो इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी याद होगा, ऐसा क्वेश्चन भी था। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? आगे बढ़िए, समझ में आ जाएगा। मिनिमाइजिंग प्लास्टिक पैकेजिंग विल स्लैश हाइड्रोकार्बन यूज एंड द इम्पोर्ट बिल एज वेल एज एमिशंस। वो बता रहा है कि अगर पैकेजिंग को हम कम करते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग को, जिससे हाइड्रोकार्बन भी कम यूज होगा, इससे इम्पोर्ट बिल भी कम हो जाएगा और एमिशंस भी कम होगा, जो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। आ गई बातें समझ में? कार्बन एमिशन बहुत कम होगी। तो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि कुछ ऐसा इनोवेट करें कि प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करें। ये इस इनोवेशन की बात हो रही है कि प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करें, या कुछ और हम मेजर्स ढूंढें कि जिसमें हम प्रोडक्ट को पैक करके दें ताकि एमिशंस और इन्वायरमेंट को हार्म कम हो। If India is to fulfill its pledge of becoming single-use plastic-free by 2022, the e-commerce sector must play its part. It can play a stellar role. वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया ने कहा था, शपथ ली थी कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब जो एक बार यूज होने वाला प्लास्टिक होता है, उससे 2022 तक फ्री हो जाएंगे। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो ई कॉमर्स सेक्टर को अपना पार्ट निभाना पड़ेगा। इट हैज टू प्ले अ स्टेलर रोल। अब देखो स्टेलर रोल वाला भी क्वेश्चन था, आपको याद होगा। स्टेलर रोल का यहाँ पे मतलब है कि उसे सिग्निफिकेंट और एक क्रूशियल और एक इंपॉर्टेंट रोल, उसको फैक्टर अपना यहाँ पे निभाना पड़ेगा, और कुछ नए इनोवेटिव वेज लाने पड़ेंगे ताकि पैकेजिंग किसी और तरीके से भी यूजर इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। समझ में आई बात है? चलिए जी इसकी समरी देखिए। दिस टेल्स अस दैट, क्या बताता है कि इफ प्लास्टिक पैकेजिंग इज मिनिमाइज्ड, कम किया जाता है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आए जाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का यूज कम होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा और एमिशंस भी रिड्यूस होंगे और एनवायरनमेंट को हार्म भी कम होगा।
E-commerce can play a very important role to rid of India single-use plastic by 2022। 2022 तक ई-कॉमर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर प्लास्टिक ई-कॉमर्स वाले ही यूज करते हैं। की पॉइंट्स देखो भाई, मिनिमाइज प्लास्टिक पैकेजिंग करना है तो उससे क्या होगा, लेस हाइड्रोकार्बन, लेस इंपोर्ट बिल और लेस एमिशन, ठीक है। और ई कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया को 2022 तक प्लास्टिक फ्री करने में। क्या बोलते हो जी, चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे आप ये बता दीजिए जल्दी से। क्या समझ में आया आप लोगों को, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के। जी बोलो, समझ में आई चीजें? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो क्लास लंबी चलने वाली है, डिटेल्ड एनालिसिस, अभी तो क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी तो आधा ही हुआ है। तो ऐसे ऐसे किया जाता है, की पॉइंट्स निकाले जाते हैं, समरी समझाई जाती है, पैराफ्रेजिंग समझाई जाती है, ताकि जो बच्चे वीक हैं, जिनको आरसी में दिक्कत आती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो भी कुछ इंप्रूव कर पाए। यूं नहीं कि जी ये पैराग्राफ है, जी ये क्वेश्चन है, पहले का जी ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। अगर हम बच्चे को सिखाएंगे नहीं तो बच्चा सीखेगा कैसे? बातें समझ में आ रही है? तो सीखना बहुत जरूरी है, उसके लिए सिखाने वाले का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कि आने वाली क्लासेस में आपको सारे पैराग्राफ्स इसी तरीके से समझाऊंगा। टाइम लगता है, लेकिन सीखने को एक नहीं 50 चीजें मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं, टाइटल की बात करते हैं कि इसका बेसिकली सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है। देखिए भाई, वीडियो मेरी वापस आ रही है ना, आ ही रही होगी। चलिए, द होल पैसेज इज कंसर्न्ड विद वन आइडिया। क्या है आइडिया? दैट इज द रोल ऑफ ई कॉमर्स फर्म्स इन इंक्रीजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। की उनका रोल है जो प्लास्टिक का जो यूज हो रहा है, बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ अननेसेसरी प्लास्टिक मटेरियल, और अननेसेसरी प्लास्टिक यूज करते हैं, इस वजह से इंक्रीज हो रहा है प्लास्टिक, है ना। इन द पैकेजिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट, जब वो प्रोडक्ट को पैक करते हैं, द पैसेज प्रेजेंट्स दिस प्रॉब्लम एंड ये प्रॉब्लम बताई कि भैया बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज हो रहा है। फिर आगे एक सजेशन भी दिया कि कंसोलिडेट करो पैकेजिंग को और डिलीवरी को, मतलब मजबूत करो। यूं नहीं कि अलग अलग आ रहे हैं लोग, एक ही जगह पे लेके आओ, एक ही इंसान लेके आए, एक ही बारी पैक करो, बार बार मत करो, उसको और मजबूत बनाओ प्रोसेस को। फिर एंड में क्या बताया कि पैसेज एम्फेसाइज करता है किस चीज पे, द रोल ई कॉमर्स फर्म्स कैन प्ले, कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका अगर 2022 तक इनको प्लास्टिक फ्री होना है ना। सिंस वी कैन सी अ कॉमन थ्रेड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ई कॉमर्स एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, पूरे पैसेज में आपको या तो ई कॉमर्स और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के बीच में एक रेशा यूं दौड़ता हुआ दिखाई देगा। रनिंग थ्रू द होल पैसेज, द अप्रोप्रिएट टाइटल वुड बी, ये बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ई कॉमर्स एंड द एक्सक्लेटिंग प्लास्टिक पैकेजिंग। उम्मीद करता हूं कि टाइटल आपको रिलेटेबल लगा होगा, ठीक है। चले आगे, पक्का? चलिए जी आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस में ही वो सारी चीजें आएंगी, टोन भी आएंगी, मेन आइडिया भी आएगा, समझ में आ रही है, सारी चीजें आएंगी। तब आप खुद देखिए कि आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं क्वेश्चंस। देखोगे? देखोगे। चलो समझाया, देखो कितना हमने सीखा, कितने गुल खिलाए। आ जाइए, पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर बताइए। क्या आंसर होना चाहिए? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? इंफॉर्मेटिव, इंट्रोस्पेक्टिव, स्पेक्युलेटिव और कंडेंसेंडिंग? क्या होनी चाहिए? बोलो। चलो आओ फिर, ये है टोन बेस्ड क्वेश्चन। इसका जो आंसर है, हमारा जो पैसेज का टोन है वो है इंट्रोस्पेक्टिव। कैसे सर? आ जाओ, चारों टोन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला होता है इंफॉर्मेटिव, इसका मतलब प्रोवाइडिंग यूजफुल और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगला है इंट्रोस्पेक्टिव, आपको पता है इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद के बारे में जांचना, सोचना कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या किसी चीज के बारे में। मीन्स करेक्टराइज्ड बाय एग्जामिनेशन ऑफ वंस थॉट एंड फीलिंग्स। थॉटफुली रिफ्लेक्टिव, कि सोचना आगे सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, समझ में आ रही चीजें। स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव का मतलब एंगेज इन एक्सप्रेसिंग और बेस्ड ऑन कंजेक्चर रादर देन नॉलेज। ऐसी कोई चीज जिसमें गेस वर्क हम करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव। ऐसा पैसेज जो गेस वर्क पे बेस्ड कर रहा हूं, गेसिंग कर रहे हैं चीजें, अच्छा गेस करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आ रही बात है समझ में? अगला है कंडेंसेंडिंग, इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ पैट्रोनाइजिंग सुपीरियोरिटी। मतलब एक एक ऐसा एटीट्यूड दिखाना जिसमें आप ये शो करते हैं कि आप सबसे महान है, बाकी सब तो मतलब इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दे हैव लिटिल वैल्यू एंड दे आर अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल पर्सन। समझ में आ रही है? वो एटीट्यूड को बोलते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि पैसेज में इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन ये कैसे इंफॉर्मेशन है जो हमें पता है। इंफॉर्मेटिव हम तब यूज करते हैं कि ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं कि कुछ नई चीज बताइए, उससे रिलेट करके कुछ कंक्लूजन निकाला है। नहीं, इंफॉर्मेटिव नहीं है, स्पेक्युलेटिव भी नहीं है, गेस वर्क भी नहीं हो रहा है,
कुछ ऐसा एटीट्यूड भी नहीं हो रहा जिसमें शो ऑफ दिखाई दे रहा हो कि बहुत ज्यादा ब्रैगिंग हो रही है, अपने बारे में कुछ बता रहा है। इंट्रोस्पेक्टिव है, हमें ये पैसेज मजबूर कर रहा है कि देखो हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, अगर ये गलतियों को हम सुधार लेंगे, अपने प्रोसेस को मजबूत कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, प्लास्टिक फ्री हो जाओगे और इन्वायरमेंट से सही हो जाओगे। अगर ऐसा करना है तो आपको एक इंपॉर्टेंट रोल निभाना पड़ेगा, किसको, ई कॉमर्स को। तो ये इंट्रोस्पेक्टिव पैसेज है। समझ में आया इसकी टोन जो है? चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन था बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेस कैन अप्रोप्रिएटली फिल इन द ब्लैंक एज गिवन इन द पैसेज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। लीजिए मैं आपको 5 से 7 सेकंड देता हूं, आंसर बताइए। इज इट सो हार्ड टू डैश देयर एल्गोरिथम्स टू कंसोलिडेट पैकिंग एंड डिलीवरी? क्या आना चाहिए? ट्विस्ट, ट्वीक, स्वीज, स्क्वीज या फिर पिक? तो इसके लिए आपको सबके मीनिंग पता होने चाहिए। देखें, देख लिया? चलिए जी, आ जाइए आगे चलते हैं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ट्वीक होना चाहिए, और ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें आपको वोकैबुलरी नहीं आती है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, आ जाइए। ट्विक का मतलब क्या होता है? ट्विक का मतलब होता है स्ट्रीमलाइन करना, किसी चीज को बेहतर बनाना, पहले से इंप्रूव करना किसी मैकेनिज्म को, सिस्टम को, बाय मेकिंग फाइन एडजस्टमेंट, छोटे छोटे बदलाव लाके। कोई एप्लीकेशन आपने लॉन्च करी, उसे आप अपडेट कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर बग्स को आप फिक्स कर रहे हैं, तो वो ट्विक कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। ट्विस्ट का मतलब तो आप जानते हैं, मरोड़ना, बेंट करना, कर्ल करना। स्क्वीज का मतलब भी स्क्वीज कर देना, दबा देना उसे, जैसे नींबू को स्क्वीज करते हैं आप, है ना, नींबू निचोड़ देते हैं। फर्मली प्रेस समथिंग सॉफ्ट और यील्डिंग टिपिकली विद वन फिंगर्स। पिक का मतलब भी आप जानते हैं, तोड़ना किसी चीज को, आपने पिक कर लिया या उठा लिया किसी चीज को। डिटैच, रिमूव फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल फ्रॉम वेयर इट इज ग्रोइंग। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ नजर डालूं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इज इट सो हार्ड टू डैश देयर एल्गोरिथम्स टू कंसोलिडेट पैकिंग एंड डिलीवरी? क्या इतना मुश्किल है अपने एल्गोरिथम को ये करना ताकि पैकिंग और डिलीवरी को मजबूत किया जाए? तो एल्गोरिथम को क्या करना? मरोड़ना? ऐसा तो हो नहीं सकता। उसे स्क्वीज कर देना, निचोड़ना? वो भी नहीं हो सकता। उसे तोड़ना? अरे उसे इंप्रूव करना, ट्वीक आना चाहिए यहाँ। इज इट सो हार्ड टू ट्विक देयर एल्गोरिथम? समझ में आया? तो ये तो वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी तो आप कर पाएंगे। डेली 6:30 से 7 वोकैबुलरी का मैं क्लास चलाता हूँ, तो आप उन क्लासेस को अटेंड कीजिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स करवा रहा हूँ। चलिए, व्हाट इज द मेन आइडिया? लीजिए 10 सेकंड लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर 20 लेने हैं, 30 लेने हैं। आंसर बताइए मुझे। बताइए, आंसर बताइए। व्हाट इज द मेन आइडिया? क्या होना चाहिए मेन आइडिया? देखो, आज आपको पता लग रहा होगा कि आरसी किया कैसे जाता है। आरसी को मैं कुछ ही अपने गुणगान नहीं गा रहा हूं, देखो मैं दुनिया से बेस्ट पढ़ाता हूं, मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं। मैं बस आपको एक्चुअल में कंटेंट का लेवल दिखाना चाह रहा हूं कि कंटेंट होता क्या है, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया कैसे जाता है। ये जेन्युइन कंटेंट है, लेकिन बच्चों को ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसी चीजें जनरली पेड कोर्स में दिखाई देती है, वो भी बहुत रेयर, पेड कोर्स में भी। ठीक है जी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? मेन आइडिया समझते हैं। चलिए एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। पहला बताइए, हो सकता है या नहीं हो सकता, पढ़ते हैं इसे। ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल्स डिलाइट द कंज्यूमर्स एंड हैव क्रिएटेड अ ह्यूज मैड रश। कि जो ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल से क्या होता है, कस्टमर्स बहुत खुश हो जाते हैं और उनमें एकदम बिल्कुल एक लहर सी दौड़ जाती है। ये हमारा मेन आइडिया नहीं हो सकता, ये तो बस पहली लाइन थी ना। मेन आइडिया का मतलब है कंप्लीट पैसेज का मेन आइडिया क्या है, पैसेज से क्या मेन आइडिया मिल रहा है। तो आप एक लाइन को मेन आइडिया नहीं कह सकते ना, तो बस फर्स्ट लाइन थी, तो ये तो गलत है हमारा। ठीक है, अगर पहला नहीं है तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और नीचे वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एक ये बचा और एक ये बचा। ठीक है जी, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। 50% आपका आंसर सही होने के चांसेस बढ़ गए, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। सेकंड पढ़िए। ऑनलाइन शॉपिंग हैज अनडाउटेडली क्रिएटेड अ मैड रश बट डिडंट अवेल प्रॉपर रिसाइकलिंग ऑप्शंस। ये हो सकता है कि भैया बहुत ज्यादा आप सबको ऑफर्स तो दे रहे हैं, फेस्टिवल्स आता है तो सामान बेचते हैं अपना, ठीक है, सब खुश भी हो जा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे ना कि उसको रिसाइकल करने के लिए कुछ आपके पास ऑप्शंस नहीं है, इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं। ये हो सकता है, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, लेकिन थर्ड भी देख लो। ऑनलाइन शॉपिंग इज द न्यू बिजनेस ट्रेंड दीज डेज। ये तो हमारा मेन आइडिया नहीं है, कहीं बात भी नहीं कही है, तो ओनली सेकंड है, ओनली सेकंड। तो बी आपका होना चाहिए। तो ये रहा आपका मेन आइडिया वाला क्वेश्चन और ओनली सेकंड आपका आंसर। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज पैक गुड्स इन ओवरसाइज बॉक्सेस। ऐसे क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि एक नंबर फ्री फंड का है भाई, आप लूट सकते हैं, जितना लूटो उतना बढ़िया। बताओ इसमें क्या होना चाहिए? वीडियो मेरी आ रही है ना जी?
बिकॉज गुड पैकेजिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द डैमेज इन ट्रांसपोर्टिंग, ये है। बिकॉज गुड पैकेजिंग लुक्स गुड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड, ये है। या फिर बिकॉज प्लास्टिक इज क्वाइट चीप एंड इजिली अवेलेबल, ये है। चलिए आज ये एलिमिनेट करता हूं कि क्यों ई कॉमर्स पैक करते हैं, क्यों, एक सेकंड, हाँ, क्यों ई कॉमर्स पैक करते हैं गुड्स को ओवरसाइज बॉक्सेस में। बिकॉज गुड पैकेजिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द डैमेज, बिल्कुल सही है, इसलिए तो वो पैकेजिंग करते हैं ताकि नुकसान ना पहुंचे जो ट्रांसपोर्ट में सामान लाया जाता है, बिल्कुल सही है। बिकॉज गुड पैकेजिंग लुक्स गुड ऑन प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड, कि पैकेजिंग अच्छी दिखे, नो, गलत। प्लास्टिक इज क्वाइट चीप है और इजिली अवेलेबल है, देखो पॉइंट ये सही है, गलत नहीं है कि प्लास्टिक चीप है, इजिली अवेलेबल है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग ये नहीं है। पैसेज के अकॉर्डिंग ये रीजन है कि इसलिए पैक करते हैं क्योंकि सामान को नुकसान ना पहुंचे, तो कई बच्चे इसको लगा देते हैं। अब कुछ चीजें पैसेज के वैसे तो सही होती हैं, जनरली वो चीजें सही है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग गलत है, तो पैसेज में इसकी कहीं बात नहीं कही है ना, इसलिए आप किसको चूज करेंगे, ओनली वन को चूज करेंगे। आपका ये एक्सप्लिसिट क्वेश्चन है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली जो पैसेज में चीज मेंशन है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, सामने सामने दिख गई। इम्प्लिसिट होता है जो आपको इनडायरेक्टली दिया होता है, ढूंढने की आपको जरूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टेलर रोल, बहुत अच्छा है, आखिरी में बताया था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे मार खा जाते हैं। लीजिए 5 सेकंड और बताइए क्या होना चाहिए। जी, एस्ट्रल, गैलेक्टिक, कॉन्सिक्वेंशियल या फिर एग्रीएबल रोल। ये क्वेश्चंस भी वोकैबुलरी बेस्ड भी कह सकते हो इसे आप इम्प्लिसिट भी कह सकते हो, इसे कई कैटेगरी में आप रख सकते हो इस क्वेश्चन को। इम्प्लिसिट और इन्फ्रेंस सेम कैटेगरी होती है। देखो इम्प्लिसिट भी इनडायरेक्ट होता है और इन्फ्रेंस भी इनडायरेक्ट होता है, बस नाम अलग अलग होते हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड जो होते हैं जनरली कंक्लूजन वाले होते हैं कि आपको पढ़ के ये जानना होता है, अच्छा इसका ये मतलब है, आ गई बात समझ में, वो इन्फ्रेंस है। इम्प्लिसिट और इन्फ्रेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अ स्टेलर रोल। अब देखो इसका जो आंसर है वो है कॉन्सिक्वेंशियल रोल। ऐसा क्यों? चलिए, स्टेलर रोल का मतलब आप समझते हैं। वैसे स्टेलर जो होता है वो सितारे से, स्टार से रिलेटेड होता है, स्टार से, लेकिन यहाँ पे रियल मीनिंग तो था नहीं, पैसेज में इनडायरेक्ट मीनिंग दिया हुआ था। चलिए, पहला जो वर्ड आपके सामने एस्ट्रल, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू रिसेंबलिंग द स्टार्स, तो ये तो नहीं हो सकता, काटा मारते हैं। गैलेक्टिक भी गैलेक्सी से रिलेटेड है, नहीं हो सकता। एग्रीएबल का मतलब होता है एंजॉयबल और प्लेजरेबल, ऐसी कोई चीज बहुत सुहानी हो, ये भी नहीं हो सकता। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, बोला ना 2022 तक अगर आपको प्लास्टिक फ्री होना है, अपनी कंट्री को करना है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, तो कॉन्सिक्वेंशियल रोल। ये मीनिंग हो सकते थे, लेकिन ये डायरेक्ट मीनिंग है, पैसेज के अकॉर्डिंग पूछा है कि क्या मतलब है उसका। वैसे तो स्टेलर का मतलब स्टार्स ही होता है, लेकिन पैसेज में इसका सेंस दिया हुआ, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, कौन सी अपॉर्चुनिटी की वो बात कर रहा है इनोवेशन के अंदर। लीजिए आप 5 सेकंड लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, देखिए बताओ बताओ जल्दी बताओ। चलिए, वीडियो को पॉज करके आपने कर लिया होगा, मैं आपको आंसर सिखाने की कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चन भी इम्प्लिसिट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, आपको गेस वर्क करना है वहां पे और देखना है कि किस तरीके से पॉइंट कन्वे किया हुआ पैसेज में। चलिए पढ़ो। द अपॉर्चुनिटी टू थिंक इनोवेटिवली इन रिगार्ड टू द प्रोडक्ट। अच्छा, इनोवेशन की बात कहाँ हुई थी, आपको याद है? लास्ट पैराग्राफ में हुई थी कि अब इनको कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे ताकि पैकेजिंग ये दूसरी तरीके से करें, याद होगा ना, ताकि हाइड्रोकार्बन का यूज कम हो, इंपोर्ट बिल कम हो, एमिशंस कम हो, याद होगा। तो पैकेजिंग में इनोवेशन की बात हुई थी, प्रोडक्ट में थोड़ी बात हुई थी। प्रोडक्ट में इनोवेशन क्यों लानी है, क्रिएटिविटी क्यों लानी है? नो। द अपॉर्चुनिटी टू थिंक इनोवेटिवली इन रिगार्ड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनोवेशन की बात हो रही है। नो। द अपॉर्चुनिटी टू थिंक इनोवेटिवली इन रिगार्ड, पैकेजिंग की बात हुई थी कि पैकेजिंग में इनोवेशन, क्रिएटिविटी लानी है ताकि नुकसान कम हो। द अपॉर्चुनिटी टू थिंक इनोवेटिवली इन रिगार्ड्स टू दी मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक, बिल्कुल सही है भाई, पैकेजिंग और प्लास्टिक की तो बात कर रहा है, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, बोथ 3 and 4। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन है और अंत भला तो सब भला, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रिगार्ड्स टू द पैसेज, और आपके सामने आखिरी के 5 सेकंड, आंसर बताइए और लूट लीजिए नंबर जितना लूट सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मजेदार क्वेश्चन है, बताएंगे जरा, दिखा दूं आंसर पक्का? पोज कर लिया, चलो तो फिर आप, ये भी एक इम्प्लिसिट क्वेश्चन होते हैं ट्रू नॉट ट्रू वाले, जिसमें आपको देखना होता है कि इनडायरेक्टली क्या चीज कन्वे की गई है। तो मैं आपको स्टेटमेंट के सामने टी और एनटी लिखूंगा, आप नोट कीजिएगा मैंने सही लिखा है गलत लिखा, ठीक है। चलिए,
जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स कंपनीज डू नॉट स्वेडल अ लॉट ऑफ सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। स्वेडल का मतलब होता है रैप अप करना। कह रहा है कि ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं वो प्लास्टिक को बहुत ज्यादा रैप नहीं करती है, सिंगल यूज प्लास्टिक को। ये सही है, गलत है ये बात कि नहीं करती? अरे करती तो है, सारा पैसेज इसी के ऊपर है कि वो स्वेडल करती है, बहुत सारा पैकेजिंग कर देती है, कुशनिंग कर देती है। तो ये बोल रहा है कि डू नॉट स्वेडल, नहीं करती। तो ये ट्रू हुआ या नॉट ट्रू हुआ? ये नॉट ट्रू हुआ ना भाई, क्योंकि करती है। अगर ये लिखा होता ना ई कॉमर्स कंपनीज स्वेडल तो ये ट्रू होता, लेकिन ये डू नॉट लिख दिया, नॉट ट्रू है। ठीक है। इट इज वेरी क्रूशियल टू डील विद द आफ्टर मैथ ऑफ ऑनलाइन डिलीवरीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ऑनलाइन डिलीवरी के बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसे डील करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बोला नहीं है कि भैया वही तो सारा सारा पैसेज ही यही है कि जब हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं तो उसके बाद जो प्लास्टिक होता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, लोग उसे फेंक देते हैं, वो फिर लैंडफिल में चला जाता है, वहां वो फिर रिसाइकल नहीं होता, इन्वायरमेंट को नुकसान करता है। इन्वायरमेंट को नुकसान करता है तो डील करना जरूरी। ऑनलाइन डिलीवरी के बाद जो सामान वहां पहुंच गया उसके बाद जो पैकेजिंग है उसे डील करना क्रूशियल है। पूरा का पूरा पैसेज ही उसी के ऊपर है। तो ये ट्रू है भाई। बात समझ में आई? आफ्टर मैथ का मतलब होता है उसके बाद, किसके? ऑनलाइन डिलीवरी के बाद की बात कर रहा है। उस चीज को डील करना जरूरी है, जरूरी है। पैकेजिंग वही तो है सारी, ऑनलाइन डिलीवरी के बाद ही तो सीन सारा है। ठीक है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पैकेजिंग करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बढ़ता है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है। नहीं करेंगे तो कम होगा। तो ये भी ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। तो नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू हमारा पहला, ये आपका आंसर। समझ में आ रही हैं चीजें? उम्मीद करता हूं कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और एक रियल लेवल पता लगा होगा कि एक्चुअल में आरसी का कंटेंट होता कैसा है और कंटेंट को कैसे हमने पढ़ना है और किन किन चीजों पर फोकस करना है, किन को अवॉइड करना है और डिटेल्ड एनालिसिस किस तरीके से करना है। ठीक है जी। और अभी अभी इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऐसी सिखाई हैं जो आप एग्जामिनेशन में यूज करेंगे तो आपको बहुत काफी काफी हेल्प मिलेगी। तो आपको देखना है कि आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड इसमें क्या हेल्प आपको मिल रही है। जो चीज आपको लगती है कि सर ने एक्स्ट्रा बताई वो तो बस सर ने समझाने के लिए बता दी, उसको साइड में रख दो। जो मोटी मोटी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उसे आप निकाल लो, जैसे की पॉइंट्स हैं। आ रही है बात है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो की पॉइंट वाला। तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसकी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा पीडीएफ इसकी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी तरुण ग्रोवर इंग्लिश आप सर्च कर लीजिए और आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है, ताकि कल को आप एक बार रिवाइज करें और खुद भी देखें थोड़ा घर जाके। नेक्स्ट टॉपिक मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि आप कौन सा चाहते हैं, मैं उसके ऊपर बना दूंगा डिटेल्ड एनालिसिस, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो के बारे में कुछ बताना है कि सर ये चीज कैसे करनी है, वो चीज कैसे करनी है, या कुछ पूछना तो आप वो पूछ सकते हो। और वीडियो कैसी लगी, आपने कुछ सीखा है नहीं सीखा, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही काम की वीडियोस लाता रहूंगा इंग्लिश से रिलेटेड। और बाकी 6:30 से 7 यूट्यूब पे वोकैबुलरी की क्लासेस चलती हैं, आप उन्हें देखिए, रेगुलर देखिए, आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद।